हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, ध्यान से समझिए, जो बातें मैं आप लोगों के लिए कहने वाला हूं उसको थोड़ा सा समझना, उसके बाद कुछ क्लियरिटी आप लोगों के सामने होगी। तो जो आपको पेडागोजी है वो आपको एग्जाम में किस तरीके से करनी है, किस अप्रोच के साथ सोल्व करनी है, वो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो मैं आप लोगों के लिए डबल मेहनत करके लाया हूं, यानी एक चीज के अंदर मैंने आपको सम्मिलित नहीं करी सारी चीजें, वो चीज अलग देखने को मिलेगी और यहां पर जो आज वाली वीडियो के अंदर है ये चीज आपको अलग देखने को मिल रही है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए कि पेडागोजी को कैसे सोल्व किया जाएगा। कोई चीज छोड़ी नहीं जाएगी, एक एक नंबर निचोड़ा जाएगा जो आपके एग्जाम में आपको पूछने देखने को मिलेगा। ठीक, और जब आपको जॉब लग जाएगी तो आप लोग प्रोमिस करना मुझसे कि बच्चों को पढ़ाना भी इसी तरीके से जैसे आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। और इतना ध्यान भी रख लेना, एग्जाम में आपका नंबर भी नहीं कटेगा अगर आप लोग इस तरीके से पेडागोजी को सोल्व भी करोगे। ठीक है, और उसके अलावा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर बिना कहे आप लोग कर दिया करो। ठीक जी, सभी को गुड इवनिंग, मैं ठीक हूं, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो चलिए ध्यान लगाते हैं कंटेंट के ऊपर कि एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि सबसे बढ़िया रहेगी। बताओ, सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि सबसे बढ़िया रहेगी, वो आपको बताना है। और सामाजिक संरचनात्मक कक्षा कौन सी विधि होती है जिसमें बच्चा अपना इंटरेक्शन करके सीखता है, सहयोगात्मक तरीके से सीखता है, क्वेश्चन पुटअप करके सीखता है। ठीक है, तो ये वाली विधि आपकी होती है। तो हमें तो लेकिन ऑप्शन में देखना है ना कि हमारे जो दुश्मन शब्द है वो कौन से है और हमारे जो मित्र दोस्त है, ठीक है, मित्र शब्द है वो कौन से है। तो दुश्मन शब्दों पे और हमारे मित्र शब्दों पे हमें नजर डालनी है। पहला दिया है इसमें सहयोगी प्रायोजित कार्य, यानी कोलोबरेटिव प्रोजेक्ट। बिल्कुल सही बात है, जब बच्चा आपस में कोलोबरेशन के माध्यम से सीखता है, सहयोगी तरीके से सीखता है, तो यही आपकी क्या होती है, सबसे बढ़िया आपकी विशेषता होती है आपकी संरचनात्मक क्लासरूम की। अगला ऑप्शन है एक शब्दोत्तर वाले वस्तुपरक प्रश्न, ये आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। देखो आ गया मानक परीक्षण, स्टैंडर्डाइज आपका टेस्ट, ये मैंने क्या बताया था, जहां पर भी देखे क्या काम करो, गलत काट दो। ठीक है, मेरा नाम लेके गलत काट देना, मजाल नहीं है आपके पेपर में, आपका ये कभी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैसा होता है आपका, नेगेटिव होता है आपका। अगला आपका कौन सा, मात्र स्मरण पर आधारित, यानी कि स्मरण कैसे, आपका रिकॉल पर आधारित, रटने जो आपका याद पर आधारित होता है, स्मरण पर आधारित होता है, पढ़ते स्मरण पर आधारित होता है। तो यहां पर याद करने की बात आ जाएगी, वो भी कैसा होता है आपका, वो भी आपका नेगेटिव वर्ड होता है जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, इससे जुड़ा हुआ, इसके ऊपर एक बार डालते नजर। क्वेश्चन आ गया कि बच्चों के चिंतन में संप्रत्यात्मक बदलाव, यानी जो आपका कंसेप्चुअल जो चेंज आते हैं, यानी कंसेप्ट से जुड़े जो चेंज आते हैं, उनको किस प्रकार प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो देखो सामने आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, इनके ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। ठीक है, नहीं भाई, नॉन टीचिंग में सीटेट की जरूरत नहीं होती, केवीएस में। पहला है दंड का प्रयोग करके, देखो क्या आ गई, पनिशमेंट। तो बच्चों को आप पनिशमेंट तो कर ही नहीं सकते कि अगर तुझे कंसेप्ट में अगर मतलब चेंज करना है, बच्चों को कोई नया कंसेप्ट सिखाना है या कंसेप्ट में बदलाव करवाना है, तो बच्चों को पनिशमेंट करवा करवा के कर दी। कहते थे ना पहले वाले टीचर, बेटा ये वाली छड़ी देखिए ना, इसने अच्छे को सुधारा है, ये वाला डायलॉग सुना है आपने पहले वाले टीचर से, तो वो वाला भाई अब कुछ भी नहीं चलने वाला है ऐसे डायलॉग। ठीक है, तो पनिशमेंट नहीं देना। दूसरा है अलग अलग उदाहरण देकर और बच्चों को उनके तर्क खोजने के लिए कहकर। बिल्कुल सही बात है, बच्चों को आपको अलग अलग प्रकार के एक्सप्लेनेशन देने चाहिए, अलग अलग एग्जाम्पल देनी चाहिए, अलग अलग पेडागोजिकल अप्रोच का यूज करना चाहिए, अलग अलग अपनी रणनीतियों का यूज करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, बच्चों को अलग अलग कंसेप्ट को सीखने में मदद मिलेगी, कंसेप्चुअल चेंज उसके अंदर बनेंगे। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बच्चों को सही संप्रत्यय का रट्टा मानने, देखो बात आ गई, रटने की बात आ गई, याद करने की बात आ गई, मेमोराइज करने की बात आ गई, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी आपका नेगेटिव के अंदर चला जाएगा, ये काम हमें बच्चों को नहीं कराना। बारंबार वेदन और अभ्यास प्रैक्टिस, आगे ना ड्रिल एंड प्रैक्टिस, कि बार बार बच्चों को ड्रिल एंड प्रैक्टिस कराते रहो। ठीक है, जैसा अगर मैं यही क्वेश्चन अगर बार बार आपको कराता रहूं, अगर बार बार आपको एनईपी के क्वेश्चन आंसर अगर आपको कराता जाओ, तो एनईपी का क्वेश्चन की आपको क्या हो जाएगी, आप लोग इसकी रोट लर्निंग करना लग जाओगे, इसको याद करना शुरू कर जाओगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ड्रिल एंड प्रैक्टिस आपका नेगेटिव के अकॉर्डिंग चला जाएगा, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। क्या बचेगा, सेकंड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए जो सामने स्क्रीन पर है, इसके ऊपर नजर डालते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा समावेशन का यानी कि इंक्लूजन का आपका नियम होता है, आपका प्रिंसिपल होता है। पहला आपको दिया हुआ है डिस्क्रिमिनेशन। भाई जहां पर डिस्क्रिमिनेशन की बात आ जाएगी, आपके भेदभाव की बात हो जाएगी, क्या आप बच्चों से किसी भी प्रकार का भेदभाव करोगे, क्या आप में से किसी के साथ भेदभाव करता हूं किसी भी प्रकार का,
यार सभी अपने जो है बच्चों, ठीक है, चाहे कोई मेरे से उम्र में बड़ा भी हो छोटा भी हो, बच्चे बोला जाता है, तो सभी अपने बच्चों, तो आपको भी स्कूल में जाके जो भी बच्चा हो XYZ, चाहे वो कैसे भी बच्चा हो, ठीक है, तो आपको किसी भी प्रकार का बच्चे में भेदभाव नहीं करना, ना ही जेंडर के बेस पर, ना ही उनके IQ के लेवल पर, ना ही उनकी भाषा के आधार पर। तो बच्चों में किसी भी प्रकार का आपको भेदभाव नहीं करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये आपका समावेशन का नियम आपका नहीं हो सकता। देखो मानकीकरण आपको दिख गया, मैंने क्या बताया था, इसको देखते ही उड़ा देना, ये क्या होगा आपका नेगेटिव होगा, तो ये भी आपका नियम नहीं हो सकता, ठीक है। लचीलापन होता तो बात आपकी चल जाती, यानी फ्लेक्सिबिलिटी की। अगला है व्यक्तिगत विभिन्नता को स्वीकार करके, बिल्कुल सही बात है भाई, जितनी भी व्यक्तिगत विभिन्नता है वो किसका आपका एग्जांपल होता है, आपका समावेशन का, इंक्लूसिव एजुकेशन का, कि जहां पर सभी बच्चों को एक साथ आपकी एजुकेशन दी जा रही है। तो आपके समावेशन का क्या नियम होगा, इन सभी बच्चों को एक साथ जब एजुकेशन दी जाएगी, व्यक्तिगत विभिन्नता को स्वीकार किया जाएगा, तो आंसर आपका थर्ड से हो जाएगा। अब देखो यहां पर बात आ गई कि आगे आपके पृथक्करण की बात आ गई, सेग्रेशन की बात आ गई, और इनको लेबलिंग करने की बात आएगी, तो ये काम आपको बच्चों को नहीं कराना, ठीक। तो आंसर आपका थर्ड आपका सही हो जाएगा। एक और क्वेश्चन बढ़ते हैं जो सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, इसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि समावेशी शिक्षा में किसकी जरूरत होती है, इंक्लूसिव एजुकेशन में किसकी जरूरत होती है, उसके ऊपर एक बार नजर डालिए, जो आपको बताना है इंक्लूसिव एजुकेशन में, ठीक है। हाँ हाँ भाई, बालकृष्ण यादव ले दिया भाई नाम, ठीक है। अब नहीं लूंगा किसी का भी, अब मत बोलना कोई भी, वरना नाम लेने के चक्कर में लग जाएगी पूरी क्लास। देखो भाई, सीखने का अनुकूल माहौल, समावेशी शिक्षा में किसकी जरूरत होती है, सीखने का क्या होना चाहिए, एक अनुकूल माहौल होना चाहिए जहां पर बच्चा चीजों को सीख सके। तो ये क्या होता है आपका समावेशी शिक्षा में जरूरत होती है इस चीज को। क्या विद्यार्थियों का नामीकरण, यानी कि उनको लेबलिंग करना चाहिए, ठीक है। तो लेबलिंग करना क्या होता है, मैंने इसको गलत बताया हुआ है, ये आपका नेगेटिव होता है। क्या बच्चों को सेग्रेशन करना चाहिए, सेग्रेशन भी आपका नेगेटिव होता है। या रूढ़िवादों को आपको मजबूत करना चाहिए, स्टीरियोटाइप को आपको मजबूत करना चाहिए कि जो लड़कियां होगी वो इस काम को नहीं कर सकती, और जो लड़के होंगे वो इस काम को नहीं कर सकते। ऐसी स्टीरियोटाइप को, ऐसी रूढ़िवादिता को आप लोग बढ़ाओगे, नहीं बढ़ा सकते ऐसी चीजों को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के स्वयंगात्मक विकास, यानी कि जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है, उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा। अब देखो मैं बताऊं आप लोगों में से किसका इमोशनल डेवलपमेंट हो चुका है, स्वयंगात्मक विकास हो चुका है, इसका मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी बताया था। मान लो आप सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हो, कोई ट्रेन में जा रहा है, कोई बस में जा रहा है, कोई रिक्शा में जा रहा है, और मान लो वहां आपकी किसी बात पर किसी से बहस हो गई, और 1-2 घंटे बाद आपका एग्जाम है। तो अगर किसी का इमोशनल डेवलपमेंट हो चुका है, स्वयंगात्मक विकास हो चुका है, वो क्या काम करेगा, कोई बात नहीं भाई, ठीक है, मैं लड़ाई नहीं करना चाहता तुमसे, और ठीक है मेरा एग्जाम है तो मैं लड़ाई नहीं करना चाहता, कोई बात नहीं, जो तू मुझे कह रहा है कह ले। तो वहां पर वो क्या दिखाएगा, अपने स्वयंगात्मक विकास को दिखाएगा कि वो इमोशनली कितना डेवलपमेंट है। उसे पता है कि अगर मैंने लड़ाई करी, बहस करी, तो मेरा एग्जाम छूट जाएगा, और उसके बाद मेरा करियर खराब हो जाएगा। अगर किसी का इमोशनल डेवलपमेंट नहीं है, अरे एग्जाम गया भाड़ में, पहले तेरे से निपटूंगा, ठीक है, एग्जाम तो होते रहेंगे, तो वो उससे भिड़ जाएगा, उसका एग्जाम भी खराब हो जाएगा और उसका कैरियर भी खराब हो जाएगा, ठीक है। यानी उसका इमोशनल डेवलपमेंट नहीं हो चुका। तो ये स्वयंगात्मक विकास का एग्जाम्पल है, जो मैंने आपको पिछली बार भी बताया था। तो अगर किसी में इसमें पूछा है कि बच्चों के जो स्वयंगात्मक विकास है, तो उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या होगा, अगर बच्चों का आपको इमोशनल डेवलपमेंट करना है। देखते हैं आपका क्लास का प्रजातांत्रिक एनवायरमेंट, यानी कि डेमोक्रेटिक क्लासरूम। देखो डेमोक्रेटिक क्लासरूम मैंने क्या बताया था, आपका पॉजिटिव होता है, तो भाई ये तो आपका वैसे ही पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि डेमोक्रेटिक क्लासरूम में बच्चे का सभी तरीके का आपका विकास होता है। जो विकास के जो आपके सारे फैक्टर होते हैं, चाहे आपका फिजिकल आपका ये विकास हो, उसके अलावा आपका कोग्निटिव हो, सोशली हो, चाहे आपका इमोशनली हो, ये चारों के चारों आपके जो डेवलपमेंट होते हैं, ये आपके डेमोक्रेटिक क्लासरूम में आपको देखने को आपको मिल जाते हैं। उसके अलावा अध्यापक टीचर्स की कोई भी सहभागिता नहीं, क्योंकि यह माता पिता का काम है, नहीं, माता पिता के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा मेन काम होता है वो उसके टीचर्स का होता है। तो टीचर्स की बड़े महत्वपूर्ण भूमिका होती है बच्चे के विकास के अंदर, तो ये ऑप्शन आपका गलत है, ठीक। कक्ष का नियंत्रित परिवेश, यानी कंट्रोल क्लासरूम। देखो कंट्रोल करने की बात आ गई, तो जहां कंट्रोल करने की बात आ गई वो क्या हो जाएगा, वो आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। उसके अलावा क्लास का अधिकारवादी आपका परिवेश, ठीक है, तो अधिकारवादी परिवेश भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका नेगेटिव हो जाएगा। और कौन अधिकार दिखाएगा, टीचर, और टीचर की क्या इतनी पावर है वो अधिकार दिखा दे, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा डेमोक्रेटिक आपका। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं वीडियो को स्टॉप करता हूं, और तब तक आप लोग अपना पढ़ते रहना, ध्यान रखना, गुड नाइट, टेक केयर। और वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर देना, क्या कहते हैं इसको, लाइक एंड शेयर कर देना,
और अपने दोस्त यारों को अपना बता देना कि 8 बजे सचिन सर के चैनल पर आपकी क्लास होती है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि बाकी वाली मैराथन भी आपको मिलती रहे। थैंक यू।